गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फाइन। सो भाई आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी 4 यूनिट्स कर लिए हैं। फर्स्ट यूनिट यूनिट्स एंड डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस। सेकेंड यूनिट काइनेमैटिक्स। थर्ड लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्थ वर्क पावर एंड एनर्जी. So now today we are going to start with next chapter, that is a system of particles and rotational motion. ठीक होगी बात। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है बच्चे? आप एक नॉर्मल सी बात लीजिए, एक प्लास्टिक की बॉल ले लो, उसको जरा सा ही दबाओ तो वो तो ऐसे हो जाती है, उसकी शेप कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। तो वो बॉडी रिजिड नहीं है। जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उससे उस बॉडी की तो शेप ही चेंज हो गई। सबसे पहली बात यह है कि रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी विच विल कंजर्व इट्स शेप ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका मीनिंग क्या है कि व्हेन यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी रिमेन्स द सेम। जैसे मान लो कोई भी शेप आप रिजिड बॉडी की ले लें। अब इस बॉडी में ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं ऑफ डिफरेंट मासेस। अब कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, चाहे ये हैं, चाहे ये हैं, चाहे ये है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी के ऊपर अप्लाई की और किसी भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, दैट मीन्स किसी तरह की कोई वेरिएशन नहीं होगी, तो वो बॉडी क्या आएगी? रिजिड बॉडी। A rigid body is that in which the distance between any two constituent particles remain fixed under the application of an external force. Hence, rigid body conserves its shape during motion. ठीक होगी बात? क्योंकि बच्चे when you are saying कि external force is applied to it, तो obvious बात है बॉडी मूव करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लिखते हैं कि मोशन कैन बी ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। मान लीजिए कि आपने ये एक व्हील कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये इस तरीके से आपने ले लिया। अब ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है जब ये आगे को सरक के जा रहा है, यू आर नॉट रोटेटिंग इट, सरकना। जैसे सपोज करो बच्चे, आप ये इंक्लाइन प्लेन ले रहे हो, उस पे मैंने ये ब्लॉक लिया। आई एम सेइंग स्लाइडिंग द ब्लॉक। क्या कह रही हूं मैं? स्लाइडिंग द ब्लॉक। ब्लॉक ऐसे सरक के नीचे को आ रहा है, ये बॉडी ऐसे सरक के इधर को जा रही है। सो दैट इज द ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें क्या होगा? इसमें बेटा ये होगा कि मान लीजिए मैं ये कह रही हूं कि ये बॉडी किसी भी जो शेप की है कि ये ट्रांसलेशनल मोशन की है, इसमें विद वेलोसिटी भी। इसका मतलब ये होगा इसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दे विल मूव अलोंग द पैरेलल पाथ्स, ऐसे विद सेम वेलोसिटी v। कि ट्रांसलेशनल मोशन में जैसे मैंने कहा कि बॉडी इज स्लाइडिंग या बॉडी इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन with the velocity v. So that means constituent particles of the body will move along parallel straight path with the same velocity, that is v. तो जैसे ये ब्लॉक है तो इसमें जो constituent particles हैं उनका यूं पाथ आएगा और हर की वेलोसिटी क्या होगी? v. तो क्या कहा है? A rigid body has translational motion if it moves on horizontal surface in such a way that every point moves along straight parallel path with the same velocity.
तो हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि जब भी हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो उसमें बॉडी का जो पाथ आएगा वो स्ट्रेट पाथ होगा। तो जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सभी का पाथ भी स्ट्रेट पाथ होगा। ऑल द डिफरेंट पार्टिकल्स विल मूव पैरेलल टू ईच अदर विद द सेम वेलोसिटी। अब रिजिड बॉडी की बेटे दूसरी मोशन जो हो सकती है दैट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन कब होती है? जब बॉडी रोटेट कर रही है। अब जब मान लो कि मैंने इसको लिया, बेटा ऐसे करो, ये इसकी टिप आपको नज़र आ रही है, मान लो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब मैं कह रही हूँ कि ये यूं मूव कर रही है, तो ये क्या हो रही है इसके अंदर? ये इसके अंदर रोटेशन हो रही है। अब अगर इस बॉडी को मैं यूं मूव करा रही हूँ ऐसे, ये देखो बॉडी यूं मूव हो रही है, तो ये इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन है ऐसे। तो सारे पार्टिकल पैरेलल जा रहे हैं कि नहीं? इसमें मैंने क्या कहा कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी यूं रोटेट हो रही है। तो रोटेट उसने होना है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मान लीजिए ये रिजिड बॉडी है, इट मे बी ऑफ रेगुलर शेप और इरेगुलर। तो ये इसमें है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक हो गया? तो मान लीजिए कि अब ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है इन दिस डायरेक्शन, इस तरीके से। तो ये कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और लेट अस से कि इट इज रोटेटिंग in anti-clockwise direction about axis of rotation with the angular velocity that is omega। ठीक हो गया? तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये पार्टिकल यू सर्कल में जाएगा विद दिस रेडियस। अब पार्टिकल यहाँ पर है तो ये इस सर्कल में जाएगा, तो ये रेडियस। अब तीसरा पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो ये यूं जाएगा। सो दैट मीन्स कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल फॉलो सर्कुलर पाथ्स with their centers lying on axis of rotation। अब पार्टिकल का जितना डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जितना उससे परे है, वो क्या बन गया बेटा? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। लेकिन जो सेंटर हो गया हर एक सर्कल का, वो कहाँ पर है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। और हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, बट लीनियर वेलोसिटीज क्या आएंगी? डिफरेंट आएंगी। क्यों? बिकॉज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफरेंट। जैसे अब ये है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या लिखोगे? v1 विच इज r1 इंटू ओमेगा। इसकी क्या आएगी? v2 विच विल बी r2 इंटू ओमेगा। तो दैट मीन्स कि जो पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब मान लो कोई पार्टिकल यहीं पर है, भाई रिजिड बॉडी में पार्टिकल को यहाँ पर भी हो सकता है, तो दैट पार्टिकल उसकी रोटेशनल मोशन क्या होगी? जीरो। सो दैट मीन्स ऑल द पार्टिकल्स lying on axis of rotation will be stationary। तो देखो बेटा क्लियर हुई बात। तो अब हम क्या कहेंगे? rigid body is said to possess rotational motion about certain axis of rotation if constituent particles of the rigid body follow circular path with their centers lying on the axis of rotation and all are rotating with same angular velocity। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की सेम आएगी, बट लीनियर वेलोसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी डिफरेंट ड्यू टू their different position
फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगला पॉइंट हमने इसमें क्या सीखा कि ऑल दोज पार्टिकल्स विच आर लाइंग ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन दोज विल रिमेन स्टेशनरी। तो बेटा इस तरीके से हमने इसमें एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। इसके बाद आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोलिंग मोशन। अब मैंने तो अभी यही बात की है कि ये या तो ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, इस तरीके से, और या ये यूं रोटेट कर रही है, एक चीज है। तो अब रोलिंग मोशन में क्या है बेटा, जब बॉडी when body possesses both translational as well as rotational motion, तो उसकी बॉडी की मोशन को आप रोलिंग मोशन कहते हो। जैसे इसी को ले लो बच्चे, ऐसे ये देखो यूं रोल हुई, इस एक्सिस के अराउंड आगे गई, रोल हुई आगे गई, रोल हुई आगे गई। तो इसमें क्या है, इट इज पोजेसिंग बोथ। ये देखो बेटा, ये बॉडी है, ठीक है ना, ये क्या कर रही है, ऐसे रोटेट हुई, तो रोटेशनल मोशन, और आगे चलेगी ट्रांसलेशनल, फिर रोटेट की रोटेशनल, आगे चलेगी ट्रांसलेशनल। सो दैट मीन्स दिस मोशन इज नोन एज रोलिंग मोशन। सो बॉडी इज सेड टू possess rolling motion when it possesses both ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। कि भाई आप सीढ़ियों से गिरे, एक तो ये है कि पहली सीढ़ी से सीधा लास्ट सीढ़ी पर, ट्रांसलेशनल। दूसरा क्या है, यूं पूरी बॉडी रोल हुई, बस। तीसरा क्या है, रोल होके पहली सीढ़ी पे, फिर रोल होके अगली सीढ़ी पे, फिर रोल होके अगली पे, तो वो रोलिंग मोशन होगी। अब रोलिंग मोशन में क्या होगा बेटा, कि जैसे मान लीजिए कि यू आर कंसीडरिंग दिस व्हील, तो इसमें जब बॉडी मूव करेगी, अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पे वेलोसिटी क्या आएगी, इस पे वेलोसिटी आएगी 0, बिकॉज इट इज इन कॉन्टैक्ट। लेकिन अब ये देखो यहाँ पर जो होगा, अब ये सेंटर ले लो, तो सेंटर पे जो होगा उस पे वेलोसिटी आ गई v, और यहाँ पर जो होगा उस पे वेलोसिटी क्या आएगी, 2v आएगी। इसमें जो मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में जैसे हम कहते हैं कि पार्टिकल्स आगे को जा रहे हैं, दे आर मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ, पैरेलल पाथ, तो ये सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट पैरेलल पाथ पे चल रहे हैं। बट अब उसके साथ रोटेशनल विश तो हो रही है, उसकी वजह से इन सभी पार्टिकल्स की अब लीनियर वेलोसिटी एक जैसी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है 0 हो गया है ना, ये यूं रोटेट किया, तो यहाँ पर सेंटर में v हो गई, तो यहाँ पर फिर उससे डबल हो गई, क्योंकि यहाँ r है, तो ये पॉइंट बेटे क्या हो गया, 2r पे हो गया। सो दैट मीन्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रोलिंग मोशन, then body is possessing both translational as well as rotational motion. In this case, the different particles on the body will move along parallel path with different linear velocities. So this all is about rigid body as well as you can say about that translational or the rotational motion. अब जब आप बेटे बॉडी की मोशन की बात करते हो, अब जैसे हर केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हर एक पार्टिकल को देखने की बजाय अब हम क्या कहते हैं कि ऐसा हो, कुछ ऐसा कि कोई एक ही पॉइंट हो, हम उसी के हिसाब से मोशन को कंसिडर कर लें, तो फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बेटा अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। तो इसमें हम ये कहते हैं सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट वेयर whole mass of body, where whole mass of body
is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated. दैट मीन्स कि मान लीजिए बेटा कि आपने ये रिजिड बॉडी ले ली, तो मैं कह रही हूँ कि भाई ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसमें डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं अलग अलग, ठीक इस तरीके से। लेकिन अगर इसका मास m1 इसका m2 इसका m3 है, तो मैं कहती हूँ कि टोटल सारा मास इसी पॉइंट पर कंसंट्रेट है। सो दैट मीन सेंटर ऑफ मास किसी को मर्जी लिख दे, कई मर्जी कह दे, नहीं ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इट्स ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड सच दैट इट प्रोड्यूसेस सेम acceleration in a body on applying external force at this point as due to actual distribution of mass। बेटा इसका ऐसे मीनिंग है जैसे 100 रुपए का नोट है, मार्केट जाते हो उसने भी वही काम करना है, अगर आप 10-10 के 10 नोट ले जाते हो वो भी वही काम करेंगे। अब इसमें ये पॉइंट मैंने कहा है कि अगर ये पूरी रिजिड बॉडी है, उस बॉडी पे हमने कहा कि F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो A एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। सो नाउ दिस A एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। अब अगर हम मान लें कि सारे का सारा मास यहाँ पर है और सिर्फ इस पॉइंट पे ही फोर्स अप्लाई की, तो उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होनी चाहिए। It is a point where whole mass of body is supposed to be concentrated such that it produces same acceleration in a body on applying external force at this point, कि उस point पे अगर हम अप्लाई करते हो as due to actual distribution of mass। तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के हम सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के चलते हैं और हम इसमें डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास। अब इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स। पहले बिल्कुल सिंपल ले लेते हैं, क्या ले रहे हैं हम, center of mass of a system consisting of 2 particles, 2 particle system। ठीक हो गया। इसमें बेटा we have considered the space, तो ये origin x axis, y axis and z axis। Now this is point A with position vector r1, this is point B with the position vector r2। तो ये मास है A पॉइंट का m1, B पॉइंट का m2। तो A and B are the 2 points in space with position vector r1 and r2। और अगर मैं इनको ज्वाइन कर देती हूँ तो ये क्या बन गया, ए बी एक सिस्टम बन गया विच इज कॉन्सिस्टिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स। अब इसमें हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन वो ही लेनी है, एक्सटर्नल फोर्स। अब मान लो कि मैं इसके ऊपर यहाँ से F1 फोर्स अप्लाई कर रही हूँ बाहर से, यहाँ पर मैं इससे बाहर से F2 फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। अब इसके साथ साथ जब हमने ए और बी को कंबाइन कर दिया तो इंटरनल फोर्सेस होंगी, एक्शन एंड रिएक्शन।
अब बी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, इट इज F21, और इन टर्न ए विल अप्लाई ऑन बी, दैट इज F12. अब जब आप बॉडी ए की, नाउ मोशन ऑफ पार्टिकल ए, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट मोशन ऑफ पार्टिकल ए, टोटल फोर्स क्या है, F1 जो बाहर से अप्लाई की प्लस F21 द फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A. अब फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, न्यूटन सेकेंड लॉ. तो इट विल बी सॉरी d बाय dt ऑफ m1 मास है, v1 वेलोसिटी आ गई, तो ये आपके पास आ गया. अब आप लीजिए क्वेश्चन of particle B. B पे external force is F2, internal force exerted by A on B is F12. So this will cause the change in momentum of body B, तो rate of change of momentum. ठीक हो गया. So ये जो आप दोनों equations लिख पाए हो, these are simply according to Newton's second law. Now you add 1 and 2. आपके पास बेटे बन गया F1 प्लस F21 प्लस F2 प्लस F12 इज इक्वल टू d by dt of m1 v1 प्लस d by dt of m2 v2. अब इसमें ये दोनों फोर्सेस F21 plus F12, these are the forces of action and reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. तो इनका वेक्टर सम क्या बन गया, 0. तो आपके पास क्या बच गया, F1 plus F2 is equal to d by dt of m1 v1 plus d by dt of m2 v2. अब बेटा F1 plus F2 is the total resultant force F. अब इधर देखो, आप इसमें m1 v1 को अगर ये ऐसे लिख लो, v1 is velocity, velocity is rate of v, बेटा velocity क्या है, rate of change of position. तो अब v1 के लिए पोजीशन क्या, r1, तो dr1 by dt प्लस m2 v2 will be dr2 by dt. अब बच्चे d by dt ऑफ, अब जब मैंने इसको लिखना है तो बेटा आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, d by dt ऑफ m1 r1. क्यों, क्योंकि बेटा m1 तो कांस्टेंट है. अब ये देखो मैंने ऐसे लिखा, अब m1 कांस्टेंट बाहर आ गया, इट विल बिकम m1 dr1 by dt. तो मैंने वही कहा था. इसी तरीके से ये d by dt ऑफ m2 r2. तो बेटा ये क्या बन गया, डबल डिफरेंशिएशन. तो इट मीन्स इट इज d2 by dt स्क्वायर ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2. तो यहाँ तक ये पॉइंट आप पहले तो देखिए. तो बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें क्रैमिंग नहीं, नथिंग, कि हमने सिंपल सी बात की है कि F1 इस पे फोर्स लगी, F2 इस पे लगी, तो जो नेट फोर्स Fe बनी उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, v1 को रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिख लिया. तो यहाँ तक आ गए. अब इसके बाद देखिए कि मैं अगर इसको ऐसे लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना. आपके पास ये आ गया जब F इज इक्वल टू, इसमें बेटा मैं एक काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पर m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ d2 बाई dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो आप देखो जरा इसको इससे कंपेयर करो, कोई फर्क है, बिकॉज m1 प्लस m2 इज स्केलर,
तो एक स्केलर आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो वो हमने किया। अब इससे देखो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि बेटा आप कह रहे हो कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है यहाँ पर पूरा बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है। तो इसका मतलब अब अगर आप देखो तो बॉडी का पूरा मास कितना है, m1 प्लस m2। वो सारे का सारा मास कहाँ पर कंसंट्रेट है, इस P पॉइंट के ऊपर। तो P पॉइंट पे टोटल मास कितना बन गया, m1 प्लस m2। अब ये जो फोर्स की ये एक्सप्रेशन जो आया ये ड्यू टू एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन आया ना आपके पास, ठीक हो गया। अब सेंटर ऑफ मास पे अगर लोगे तो दैट मीन्स ये बन जाएगा। तो कंपेयर कर पाएंगे ना, समझ गए। तो मैं ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ। अब मैं कह रही हूँ कि होल ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट P, देन F विल बी दिस। नाउ यू कंपेयर 2 and 3। सो व्हेन यू विल कंपेयर 2 and 3, ये इससे गया तो आपके पास क्या आ गया, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी बन गई बेटा, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। है ना बात बनी, कि जो हम डेफिनेशन में कह रहे थे, हमने कहा था एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी है। इसमें मैंने देखो अलग अलग पार्टिकल्स पे कर दी, F1 यहाँ कर दी, F2 यहाँ कर दी, तो टोटल फोर्स F बन गई। अब मैं कह रही हूँ कि मैं अगर टोटल सारी की सारी फोर्स सेंटर मास पे अप्लाई कर रही हूँ तो भी उतनी एक्सेलरेशन बनेगी। तो दैट मीन्स F विल बी m1 प्लस m2 इनटू दिस एक्सेलरेशन। तो अगर ये पोजीशन इसकी RCM है तो व्हाट इज वेलोसिटी, drcm by dt। व्हाट इज एक्सेलरेशन, d2 rcm by dt square। So this is according to actual distribution. This is according to center of mass. We compare the two and we are getting that position of center of mass is given by m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. So this all is about in this lecture. So now further about center of mass we will discuss in our next video. So please stay on, देखिए ध्यान से, सारा अंडरस्टैंड करिए, कमेंट इन कमेंट बॉक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।